32 वर्षों के इंतजार के बाद आज भारतीय सेना को एक नई आसमानी ताकत मिल गई है, क्योंकि ध्वनि की रफ्तार से भी तेजी से दुश्मन पर वार करने वाली आकाश मिसाइल भारतीय सेना में शामिल हो चुकी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा विकसित शुद्ध देसी आकाश मिसाइल सतह से हवा में 30 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती है और दुश्मन के 5 लड़ाकू विमानों को पलक झपकते ही एक साथ तबाह कर सकती है। आज नई दिल्ली में डीआरडीओ ने आधिकारिक तौर पर आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह को आकाश मिसाइल का हैंडओवर दे दिया। अगले 2 वर्षों में सेना को 600 आकाश मिसाइलें मिलेंगी। आकाश मिसाइल्स को सबसे पहले पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। डीआरडीओ वर्ष 1983 से आकाश मिसाइल पर काम कर रहा था और अब भारतीय सेना को आकाश मिसाइल की शक्ल में बेहद ताकतवर तोहफा मिल गया है। ये मिसाइल दुश्मन देशों के हर हवाई हमले को मुंहतोड़ जवाब देने के काबिल है। देश की सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए हमने आकाश मिसाइल की खूबियों और ताकत का डीएनए टेस्ट किया है और हमें लगता है कि इसे देखते हुए आपको गर्व का अनुभव जरूर होगा। आवाज से 2.5 गुना तेज रफ्तार, दुश्मन के हर हवाई मंसूबे पर ताबड़तोड़ वार, शुद्ध देसी मिसाइल आकाश। जमीन से हवा में मार करने वाली मेड इन इंडिया आकाश मिसाइल आज भारतीय सेना की ताकत में जुड़ गई। आकाश मिसाइल घरेलू मिसाइल विकास कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है। अगले 2 वर्षों में भारतीय सेना के शस्त्रागार में 600 आकाश मिसाइल शामिल हो जाएंगी, जिस पर कुल 14,180 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यानी एक आकाश मिसाइल की कीमत है करीब 23 करोड़ 63 लाख रुपए। आकाश मिसाइल को देखने से इसकी ताकत का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब ये जंग के मैदान में तैनात होगी तो दुश्मन के छक्के छुड़ा देगी। स्वदेशी आकाश मिसाइल किसी भी तरह के मौसम में हमले के लिए तैयार रहती है। आकाश मिसाइल की 25 किलोमीटर की रेंज में आने वाला दुश्मन का हर विमान इसके रडार में होता है। आवाज की गति से करीब 2.5 गुना तेज उड़ने वाली आकाश मिसाइल की टॉप स्पीड करीब 3100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतनी रफ्तार से आकाश मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन विमानों को पलक झपकते ही तबाह कर देगी। आकाश मिसाइल 60 किलो विस्फोटक लेकर उड़ने की काबिलियत रखती है। आकाश मिसाइल सिस्टम एक साथ 64 निशानों पर नजर रख सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए ये 5 विमानों पर एक साथ हमला कर सकती है। यानी आकाश मिसाइल देश की हवाई सुरक्षा के लिए बड़ी ढाल साबित होगी। एडवांस्ड फीचर से पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है। जब भी मिसाइल लॉन्च करना बोले तो जवान के ऊपर कुछ भी वजन नहीं पड़ता, क्यों ऑटोमेटिक सिस्टम है। वो प्रॉम्प्ट करते रहता कंप्यूटर एंड फायरिंग, जब फायरिंग करना वो कंप्यूटर से डिसाइड करेगा। ये मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है और बहुत कारगर मार कर सकती है। इसके इंडियन आर्मी में आने के उपरांत हमारी जो क्षमता है दुश्मन के हवाई हमले से अपनी वीएस एंड वीपी जिनके हम प्रोटेक्शन करते हैं, जिनकी हम रक्षा करते हैं, उनको बचाने में और उनकी प्रोटेक्शन देने में बहुत ज्यादा हमारी क्षमता बढ़ जाएगी। आकाश मिसाइल को निशाने पर दागने के लिए अत्याधुनिक रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये रडार सिस्टम देश की हवाई सीमा में घुसे किसी भी दुश्मन विमान की पहचान करके आकाश मिसाइल को ऑटोमेटिकली लॉन्च कर देगा। इसकी एक खासियत यह भी है कि युद्ध के मैदान में ये मिसाइल बहुत कम वक्त में निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाती है। इसका वजन 720 किलोग्राम है, 5.8 मीटर लंबी है और ये आवाज की गति से 2.5 गुना तेज। आकाश मिसाइल जल्द ही देश की हवाई सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात हो जाएगी और फिर कोई भी दुश्मन
भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। आकाश लगभग पूरा का पूरा स्वदेशी है। ये एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन आकाश किसी एयरपोर्ट, एयरबेस या किसी फौजी ठिकाने जैसी छोटी सी जगह को ही आसमान से होने वाले हमले से बचा सकता है। किसी बड़े शहर या बड़े इलाके को आसमान से होने वाले किसी भी हमले से बचाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस ही इकलौता रास्ता है, और इसे डेवलप करने में भारत को लगातार परेशानियां आ रही हैं। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। भारत की नई शक्ति के बाद अब भारत के दुश्मनों की बात करते हैं। आज संसद में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के नाम की गूंज सुनने को मिली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हरि भाई चौधरी ने संसद को बताया कि भारत सरकार को दाऊद इब्राहिम के ठिकानों से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है, यानी भारत सरकार को नहीं पता कि दाऊद इब्राहिम इस वक्त कहां है। संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हरि भाई चौधरी ने दाऊद इब्राहिम के ठिकानों के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दाऊद इब्राहिम वर्ष 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का आरोपी है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी उसके खिलाफ स्पेशल नोटिस जारी किया हुआ है। दाऊद के ठिकानों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उसके ठिकानों के बारे में जानकारी मिलने के बाद उसके प्रत्यार्पण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का ये बयान दिसंबर 2014 में दिए गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से बिल्कुल अलग है। उस समय राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान से लगातार कहा है कि वो दाऊद इब्राहिम को सौंप दे। राजनाथ सिंह का यह बयान तब आया था जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दाऊद इब्राहिम की फोन कॉल ट्रेस करने का दावा किया था, जिसमें दाऊद के कराची में मौजूद होने का पता चला था। हरि भाई चौधरी के बयान के बाद गृह मंत्रालय को अपनी इस भूल का अंदाजा हुआ और फिर शाम होते होते केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। Consistent stand is that he is in Pakistan and government of India has been providing information to Pakistan about his whereabouts, and Pakistani agencies are not cooperating with Indian government. That is well known to everybody. जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार दाऊद के ठिकानों को लेकर संसद में दिए गए बयान को तैयार करने वाले अफसरों से जवाब मांगेगी और पता लगाएगी कि दाऊद के मुद्दे पर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, इतना कंफ्यूजन कैसे फैल गया। वैसे आपको याद होगा कि हमने डीएनए में ही 10 जनवरी 2014 को पाकिस्तान में दाऊद के ठिकानों की एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों को दी थी। हम आपको आज उस खबर का एक छोटा सा हिस्सा दोबारा दिखाना चाहते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि आखिर दाऊद इब्राहिम कहां छुपा हुआ है। पिछले साल दिल्ली पुलिस ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच के बाद एक चार्जशीट फाइल की थी। उस चार्जशीट में दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तानी कनेक्शन और उसके ठिकानों का खुलासा किया गया था। अब हम आपको उस चार्जशीट के आधार पर यह बताते हैं कि पाकिस्तान में दाऊद के घर कहां कहां पर हैं, और ये जानकारी जी न्यूज पिछले साल भी आपको दे चुका है। हमने डीएनए में ये खबर आपको विस्तार से दिखाई थी और ये जानकारी काफी समय से हमारे सिस्टम में है, लेकिन दाऊद को भारत लाने की कोशिश चुनाव से ठीक पहले की जा रही है, यानी दाऊद इब्राहिम की भारत वापसी के लिए 2014 का मुहूर्त निकाला गया है। चार्जशीट के मुताबिक दाऊद का पहला पता है मोइन पैलेस, सेकंड फ्लोर, अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह, क्लिफ्टन, कराची, पाकिस्तान। चार्जशीट में दिया गया दाऊद का दूसरा पता है 6 बटाए खयाबन तजीम, फेज 5, डिफेंस हाउसिंग एरिया, कराची, पाकिस्तान। और दाऊद का तीसरा पता जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दर्ज है वो है मरगला रोड, पी 6/2, स्ट्रीट नंबर 22, हाउस नंबर 29, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान के कराची शहर के क्लिफ्टन एरिया के एक मकान को लेकर भी हमेशा से ये दावा किया जाता रहा है कि ये दाऊद का घर हो सकता है। जी न्यूज दाऊद इब्राहिम के ठिकानों से जुड़ी हर खबर देश हित में दिखाता आया है और आगे भी जब कभी हमें दाऊद के ठिकानों से जुड़ी कोई भी खबर मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार भी दाऊद के ठिकानों का पता लगाने और दाऊद को भारत लाकर सजा दिलवाने की दिशा में गंभीर कदम उठाएगी।
और अपने लापरवाह बाबुओं की खबर लेगी, क्योंकि अगर दाऊद की लोकेशन को लेकर ही भारत सरकार इतनी कंफ्यूज है तो फिर वो दाऊद को भारत कैसे लाएगी। और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1905 में आज ही के दिन पहली बार किसी आपराधिक मामले में फिंगरप्रिंट एविडेंस यानी उंगलियों के निशान के जरिए अपराधी को दोषी ठहराया गया था। पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल हत्या के मामले में लंदन में किया गया था। फॉरेंसिक साइंस में यह तकनीक आपराधिक मामलों में प्रमुख सबूत मानी जाती है। और आज ही के दिन 1818 में जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स को मानव इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाता है। समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर सोवियत संघ और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म जैसे शब्दों का जन्म भी उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। 1916 में आज ही के दिन भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह का जन्म पंजाब के संडवान में हुआ था। उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान होने के कारण ज्ञानी की उपाधि दी गई थी। ज्ञानी ज़ैल सिंह 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और 1972 से 1977 के बीच वो पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे। और आज ही के दिन 2006 में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े संगीतकारों में से एक नौशाद साहब का निधन हुआ था। नौशाद साहब लखनऊ में हारमोनियम रिपेयर किया करते थे और धीरे धीरे उनका झुकाव संगीत की तरफ बढ़ता चला गया, जिसके बाद लखनऊ में संगीत की शिक्षा से लेकर मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री तक का सफर उन्होंने शान से तय किया। मुगले आजम, बैजू बावरा, गंगा जमुना और मदर इंडिया उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्में मानी जाती हैं। नौशाद साहब एक प्रभावशाली कवि भी थे। उन्होंने अपनी शायरी को 8वां सुर के नाम से प्रकाशित किया था। नौशाद को हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 1821 में आज ही के दिन फ्रेंच सेनापति, राजनेता और सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट को इतिहास के सबसे बड़े विजेताओं में माना जाता था। बैटल ऑफ वाटरलू में हारने के बाद नेपोलियन ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। पकड़े जाने के बाद अपनी जिंदगी के आखिरी 6 वर्ष नेपोलियन ने सेंट हेलेना नाम के द्वीप पर कैद में गुजारे थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी डीएनए के अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ और नई खबरों का डीएनए टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।